मोदी को गाली देने वाला कैसे हवालात पहुंच गया, ये आपको बताऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता और फैन फॉलोइंग है वो किसी से छिपी नहीं है, लेकिन चुनाव नजदीक है विधानसभा के, उससे पहले मोदी को गाली देने वाले एक नेता, अगली तस्वीर दिखाइए जरा, कौन है वो नेता? केजरीवाल के नेता हैं ये, आप देख रहे हैं जिन्हें, ये है गोपाल इटालिया, केजरीवाल के नेता हैं ये, गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मोदी को गाली दी इन्होंने। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, प्रधानमंत्री मोदी को नीच कहा था इन्होंने, उसके बाद विवाद हुआ, हंगामा हुआ। अगली तस्वीर दिखाइए इनको जरा ध्यान से देखिएगा। अगली तस्वीर जेल वाली दिखाइए कि इनको कैसे जेल पहुंचा दिया गया, ये आप देख रहे हैं, इनकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद इन्हें जेल ले जाया गया। आप जरा रिपोर्ट देखिए। ये नीच किस्म का आदमी यहाँ पे रोड शो कर रहा है, ये नीच किस्म का आदमी यहाँ पे रोड शो कर रहा है, ये नीच किस्म का आदमी यहाँ पे रोड शो कर रहा है। एक सांस में देश के प्रधानमंत्री को गाली देने वाला ये बदजुबान सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। ये नीच किस्म का आदमी यहाँ पे रोड शो कर रहा है, ये नीच किस्म का आदमी यहाँ पे रोड शो कर रहा है। मोदी जैसे लोकप्रिय नेता के लिए नीच शब्द का इस्तेमाल करने वाला केजरीवाल के इस नेता को पुलिस ने हवालात पहुंचा दिया। देश के पीएम के लिए जहर बुझी जुबान थाने जाते ही ठंडी पड़ गई। सलाखों के पीछे खड़े गुजरात आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल इटालिया को अब आटे दाल का भाव समझ आ गया, लेकिन मोदी को गाली देने के बाद भी इन्हें न कोई अफसोस था न कोई पछतावा। इनकी ठसक देखिए, हमारी रिपोर्टर के सवाल का जवाब देने के बजाय ये उससे भी ऐसे ही उलझ रहे थे। सर, चेज करने की बात नहीं है, चेज करने की, आप मुझे हैकल मत करिए। सुनिए, ये जो वीडियो हम चल रहे हैं ना, चेज कौन कर रहा है? अच्छा, ये वीडियो के बारे में आप क्या? वीडियो के बारे में ये कहना चाहते हैं कि आप पहले मुझे चेज करिए, फिर स्क्रीन पे इसको एक्सक्लूसिव दिखाना। ये तो आपके पार्टी के पेज उसको शेयर कर रहे हैं, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो मुझे पहले आप चेज करिए, पूरा बोलने दीजिए, फिर टीवी पे दिखाइए एक्सक्लूसिव। हिमाकत जब इस बिगड़ायल नेता ने महिला आयोग में की तो सीधे हवालात का टिकट कट गया। इस बदतमीज नेता को महिला आयोग में महिलाओं के अपमान पर दिए बयान के लिए बुलाया गया था। मारी तमारी माता बहनों ने पण रिक्वेस्ट करवी जोईए कि हे मारी मावड़ियों, हे मारी बहनों, हे मारी दीकरीओ, कथाओं के मंदिरों में तमारू कई वळवानुं छे नहीं, ये शोषणना घर छे। और आइए, आपने देख लिया, ये सज्जन जो है, ये कोहिनूर जो केजरीवाल के थे, जरा देखिए, ये महिला आयोग पहुंचे थे, इनकी आज पेशी थी महिला आयोग में, लेकिन महिला आयोग अकेले नहीं पहुंचे थे। महिला आयोग में ये दर्जनों लोगों को लेकर पहुंचे थे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर पहुंचे थे, और वहां पहुंचकर भी वही कर रहे थे जो इनकी आदत है। देखिए जरा कैसे ये सलाखों के पीछे तक पहुंच गए। प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी थी इन्होंने, देखिए मोदी को गाली देने वाला कैसे पहुंच गया सलाखों के पीछे और हवालात तक। वजह यह है कि दरअसल इटालिया को बुलाया था महिला आयोग ने, और इटालिया ने महिलाओं पर विवादित बयान दिया था, यह मैंने आपको शुरू में बताया। तो महिलाओं पर इटालिया का एक वीडियो वायरल था, और यह वीडियो कुछ दिन पहले बीजेपी ने साझा भी किया था। वीडियो में मंदिरों में कथा का शोषण किया जाता है, मंदिरों और कथा में यह कहा गया, इस शख्स ने कहा, जिसे आप देख रहे हैं सलाखों में, इटालिया ने कहा मंदिरों में कुछ नहीं मिलेगा, मत जाओ, अधिकार चाहिए तो कथा में नाचना बंद कीजिए, समान हक चाहिए तो नाचने की बजाय किताबें पढ़िए। इस वीडियो पर ही महिला आयोग ने तलब कर लिया, उन्हें समन जारी करके पूछताछ के लिए बुलाया था। इटालिया के साथ आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता भी महिला आयोग के दफ्तर पहुंच गए। महिला आयोग के कार्यालय पर प्रदर्शन शुरू कर दिया इन लोगों ने, महिला आयोग के कार्यालय को घेर लिया चारों तरफ से। इटालिया का लिखित और मौखिक जो बयान था वो मेल नहीं खा रहा था। इसी दौरान इटालिया ने महिला आयोग पर एक ट्वीट किया, लिखा, चीफ मुझे जेल में डालने की धमकी दे रही। उन्होंने लिखा, मोदी सरकार पटेल समाज को सिर्फ जेल दे सकती है, बीजेपी पाटीदार समाज से नफरत करती है, मैं सरदार पटेल का वंशज हूं, जेलों से नहीं डरता हूं। इस ट्वीट के बाद इटालिया समर्थक भड़क गए वहां पर। दिल्ली पुलिस ने इटालिया को हिरासत में ले लिया उसके बाद, और हिरासत में लेने के बाद इटालिया को छोड़ भी दिया गया। अब जरा सुनिए
उनकी गिरफ्तारी, उनको जब पुलिस ने हिरासत में लिया, उसके बाद क्या कुछ कह रहे हैं मनीष सिसोदिया यानी दिल्ली के डिप्टी सीएम, और इसके अलावा अमित मालविया बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं। गोपाल इटालिया को डिटेन कर रहे हैं, उनके पास सिर्फ इतनी राजनीति है, उनको स्कूल ठीक करने नहीं आते, उनको बच्चों को पढ़ाना नहीं आता। 27 साल हो गए उनको सरकारें चलाते हुए, उनसे एक स्कूल शानदार नहीं बना। गोपाल इटालिया को इसीलिए अरेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनकी गोपाल इटालिया ऐसी पार्टी से आता है जिसको स्कूल बनाने आते हैं, बाकी कुछ नहीं है, बाकी ड्रामा है। अगर आपको एनसीडब्ल्यू ने आपके बयानों के लिए बुलाया है तो आप वहां पर अपने समर्थकों के साथ क्यों पहुंचे? आपने वहां पर तोड़फोड़ क्यों करी? आपने वहां पे उपद्रव क्यों मचाया? जहां तक आम आदमी पार्टी के बयानों का सवाल है, गुजरात के हर समाज में महिलाओं को लेकर अति सम्मान है और जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां गोपाल इटालिया ने करी है उसको लेकर समाज के हर वर्ग में बहुत रोष है। तो आइए अब आपको बताने जा रहे हैं हिरासत के बाद कैसे हंगामा शुरू हुआ। गुजरात की लड़ाई दरअसल घमासान के पीछे बड़ी वजह यह है, हिरासत में इटालिया लिए गए, उसके बाद केजरीवाल ने ताबड़तोड़ ट्वीट किए। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, केजरीवाल ने लिखा, पूरी बीजेपी गोपाल इटालिया के पीछे क्यों पड़ी है। इसके अलावा राघव चड्ढा लिख रहे हैं, इटालिया पटेल का वंशज है, तुम्हारी जेल से नहीं डरता। संजय सिंह लिख रहे हैं, चुनाव में हार का डर सताया तो गिरफ्तार कर लिया। शहजाद पूनावाला ने लिखा, केजरीवाल का हाथ हिंदू विरोधी, महिला विरोधी है, मोदी को गाली देने वाले गोपाल इटालिया के साथ है। ये ट्वीट आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने किए। अब जरा सुनिए राघव चड्ढा क्या कह रहे हैं और शहजाद पूनावाला क्या कह रहे हैं। एनसीडब्ल्यू ने, नेशनल कमीशन फॉर विमेन ने, जब से एनसीडब्ल्यू की स्थापना हुई तब से लेकर आज तक कोई एक भी शख्स को गिरफ्तार किया? कोई एक भी शख्स को? कोई एक भी उदाहरण है? ये साफ तौर पे ये अरेस्ट भारतीय जनता पार्टी का डर, उनका खौफ आम आदमी पार्टी के प्रति जो है वो दर्शाता है और भाजपा का असली चेहरा, पाटीदार समाज के बारे में उनकी क्या भावना है उसे साफ करता है। आज साबित हो गया कि केजरीवाल का हाथ गाली गलौज और अभद्र भाषा बोलने वाले गोपाल इटालिया के साथ, कि जो भी बयान गोपाल इटालिया ने दिए, राजेंद्र ने दिए, वो सारे बयान केजरीवाल के बयान थे। केजरीवाल मास्टरमाइंड है इन बयानों का, इसीलिए ना राजेंद्र पाल को पार्टी से निकाला गया, ना गोपाल इटालिया पर कार्रवाई हो रही है, उल्टा शो ऑफ स्ट्रेंथ हो रहा है और ये बताया जा रहा है कि ये सहयोग नहीं, ये तो वोट बैंक का प्रयोग है। मतलब हिंदुओं को, महिलाओं को, गुजरातियों को गाली देना हमारी पहचान, क्योंकि आपको चलानी है, आम आदमी पार्टी को चलानी है वोट बैंक की दुकान। और आइए आपको बताते हैं कि कौन है ये गोपाल इटालिया। केजरीवाल के करीबी नेता हैं। गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं तो इटालिया को लग रहा है कि शायद गाली गलौज से ही वोट मिल जाए, लेकिन होता क्या है गाली गलौज से वो सब जानते हैं। लेकिन देखिए जरा ये कौन कोहिनूर है। विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं इटालिया दरअसल गुजरात के पाटीदार समुदाय से आते हैं। आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष हैं। 2020 में आम आदमी पार्टी से जुड़े। 2015 में हार्दिक पटेल के साथ आंदोलन शुरू किया इन्होंने। इटालिया की उम्र 33 साल है। गुजरात पुलिस में नौकरी कर चुके हैं इटालिया। 2017 में गुजरात के गृह राज्य मंत्री पर जूता फेंका था इन्होंने और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए ये जूता फेंका था। जूता कांड से भी इटालिया चर्चा में आए थे। प्रदीप सिंह पर जूता फेंकने पर इनकी नौकरी गई और अब देश के प्रधानमंत्री को अपशब्द कहने का आरोप लगा इन पर। अब जरा सुनिए महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा, जहां इनकी पेशी थी महिला आयोग में, उनका क्या कहना है जिसके बाद इन्हें हिरासत में लिया गया। सुनिए जरा। लगातार ट्वीट कर रहे हैं जिससे लोग इंस्टिगेट हों और ज्यादा लोग पहुंचे और यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो। पहली बात तो इन्होंने डिनाई किया कि मुझे कोई सम्मन नहीं मिला, जबकि इनका जो रिप्लाई है वो पहले से तैयार है उसी एड्रेस पे, जिस एड्रेस पे हमने भेजा था वैसे ही। दूसरी बात, इन्होंने डिनाई किया कि उस वीडियो में मैं हूं ही नहीं, लेकिन जब ये जवाब दे रहे हैं तो उसमें इन्होंने माना है कि इन्होंने वो ट्वीट किया था। अभी तक इन्होंने प्रॉपर जवाब नहीं दिया। मैंने पुलिस को भी बोला है कि इनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये एक लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने की सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे।
इनके सपोर्टर्स ने जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश की। मुझे अपनी लाइफ पे भी थ्रेटनिंग लग रहा था। यहाँ 100-150 लोग अगर पहुंच के मुझे थ्रेटन करेंगे तो ये किस प्रकार के नेता हैं, ये कैसी इनकी वर्किंग है, ये मुझे लगता है इनकी लीडरशिप को भी सोचना चाहिए और इनके कार्यकर्ताओं को भी सोचना चाहिए कि एक राष्ट्र महिला आयोग का ये ऑफिस था जहां ये आराम से आकर सिर्फ जवाब देना था। इनको क्यों जरूरत थी ये झूठ बोलने की और इतने सारे वकीलों को भी लाने की। और आइए, इटालिया को शाम तक थाने से रिहा कर दिया गया, छोड़ दिया गया, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया उनकी रिहाई के बाद। क्या लिख रहे हैं देखिए, केजरीवाल लिख रहे हैं, गुजरात के लोगों के भारी दबाव के चलते इन्हें गोपाल इटालिया को छोड़ना पड़ा। गुजरात के लोगों की ये जीत है। और केजरीवाल के इस ट्वीट के बाद आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। गोपाल इटालिया जब थाने से बाहर आए तो वो कह रहे हैं वो कैसे बदला लेंगे, सुनिए। मेरा नाम गोपाल है और मुझे भगवान ने आशीर्वाद दिया है। अब मैं गोपाल हूं और मैं इन कंस की औलाद से डरने वाला नहीं हूं। ये सारे कंस की औलादें अब लगी पड़ी हुई है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, पाटीदार समाज के खिलाफ, गोपाल इटालिया के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। सारे कंस की औलादें एकजुट हो चुकी है। लेकिन हम भी गोपाल है, हम भी ईश्वर की संतान है। इन सारे कंस की औलादों के सामने लड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे। और आइए अब आपको सुनवाते हैं, ये इटालिया ने सिर्फ मोदी को गाली नहीं दी, हिंदू धर्म या हिंदुओं का अपमान नहीं किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का भी अपमान किया। सुनिए जरा उनके लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। નીચ નરેન્દ્ર મોદીની સભાનો ખર્ચો કેમ નથી માંગતા તમે? નીચ કિસ્મનો માણસ, એનો ખર્ચો માંગો। અને હીરાબા આવીને પાછા નાટકો કરે, આપણને બોલતા શરમ આવે એટલી મોટી ઉંમરના વ્યક્તિ વિશે, પણ એ લોકો નથી શરમાતા। 70 વર્ષનો મોદી થવા આવ્યો, હીરાબા પોતે 100 પહોંચવા આવશે, તોય મારા બેટા 2 માંથી એક નાટકો બંધ करता नहीं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, पूरा दिन इस पर हंगामा हुआ। वैसे हंगामा तो पिछले कई महीनों से हो रहा, लेकिन अब ये लड़ाई कोर्ट में लड़ी जा रही थी। हिजाब पर लड़ाई अभी दरअसल बाकी है। आज पूरे देश की नजरें थी कोर्ट पर। यह तस्वीरें मैं आपको ईरान की दिखा रहा हूं। ईरान में हिजाब उतारने को लेकर हंगामा, लड़ाई, आगजनी सड़कों पर हो रही है। लेकिन भारत में, अगली तस्वीर दिखाइए, भारत में हिजाब पहनने को लेकर लड़ाई शुरू हुई थी कर्नाटक से और वो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। अगली तस्वीर दिखाइए, ये लड़ाई देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में हुई। सोचिए, 2 अलग अलग देश, एक जगह पहनने को लेकर लड़ाई, एक जगह उतारने को लेकर लड़ाई हिजाब के। जरा रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आपको बताएंगे कोर्ट का फैसला क्या आया। दुनिया में हिजाब पर बवाल है। हिंदुस्तान से लेकर ईरान तक हिजाब पर बहस छिड़ी हुई है। ईरान में हिजाब उतार फेंकने की लड़ाई सड़क पर हो रही है। ईरान में हिजाब के खिलाफ आग पूरी दुनिया में फैल गई। ईरान से सुलगी हिजाब के खिलाफ आग अब पूरी दुनिया में फैल चुकी है। तो भारत में हिजाब पहनने की लड़ाई देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जा रही है। भारत की तुलना ईरान से करना ये राष्ट्रवाद नहीं है, ये भारत की बेइज्जती है। क्योंकि भारत का कोई रिलीजन नहीं है, ईरान का एक रिलीजन है। भारत के संविधान में राइट टू चॉइस, राइट टू कल्चर, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक भारत के संविधान का फंडामेंटल राइट है, जो ईरान में नहीं है। तो जो ईरान की तुलना भारत से कर रहे हैं वो भारत से मोहब्बत नहीं करते हैं। पूरे देश की नजर आज सुप्रीम कोर्ट पर थी। 2 जजों की बेंच ने आज हिजाब पर फैसला सुनाया, लेकिन हिजाब पर दोनों जजों का फैसला अलग अलग था। यानी एक जज स्कूलों में हिजाब के खिलाफ थे, तो दूसरे जज ने हिजाब को निजी पसंद बताया और पढ़ाई को अहमियत दी। और आइए अब आपको बताते हैं 2 जजों का जो फैसला था वो पूरी तरह से अलग अलग था। दोनों जज क्या कह रहे हैं, ये 2 जज आप देख रहे हैं, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस हेमंत गुप्ता। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने अपने फैसले में क्या कहा हिजाब पर।
उन्होंने कहा सबसे बड़ा सवाल यह है बच्चियों की शिक्षा का सवाल है। लड़कियां बेहद मुश्किल के बाद पढ़ने आती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियां परेशानी झेलती हैं। स्कूल जाने से पहले घर का काम करती हैं। वो लड़कियों की शिक्षा सबसे जरूरी मुद्दा है। हिजाब निजी पसंद का मामला है, यानी जस्टिस धूलिया ने हिजाब को निजी पसंद बताया। कुरान की व्याख्या करने की इसके लिए जरूरत नहीं है। लड़कियों की पसंद का सम्मान करना चाहिए हमें। शिक्षा जरूरी है, ना कि यूनिफॉर्म। कर्नाटक हाईकोर्ट ने गलत रास्ता अपनाया। मैं इन याचिकाओं को मंजूरी देता हूं। यानी जस्टिस धूलिया हिजाब के पक्ष में थे। जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब ने कहा मेरे आदेश में मैंने 11 प्रश्न तैयार किए। मामले को संविधान बेंच में भेजा जाए। कॉलेज हिजाब पर फैसला कर सकता है। क्या हिजाब बैन अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है? सरकार के आदेश से मौलिक अधिकार का उल्लंघन है क्या? उन्होंने सवाल किया। इन सभी सवालों के जवाब अपीलकर्ताओं के खिलाफ है। धर्मनिरपेक्षता सभी नागरिकों के लिए है। संप्रदाय विशेष को आजादी देना गलत होगा। धर्मनिरपेक्षता के लिहाज से गलत होगा। ये सरकार का फैसला धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ नहीं है। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से सहमत हूं। हिजाब बैन के खिलाफ याचिका खारिज होती है। यानी जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब हिजाब के बैन के हक में थे। आइए अब आपको सुनवाता हूं वकील जो कोर्ट में पेश हुए, जो दलीलें पेश कर रहे थे, उन्होंने बाहर आकर क्या कहा, सुनिए जरा। ऑनरेबल जस्टिस गुलिया ने डिफरेंट व्यू लिया है इसके अंदर, इस मैटर के अंदर, और उन्होंने इस मैटर के अंदर उसको अपील्स को अलाउ करा है। और उन्होंने 3 चॉइसेस के ऊपर, 3 पॉइंट्स के ऊपर इसको मेन एम्फेसिस दिया है। उन्होंने एक तो बिजॉय मैनुअल का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर रेफर करा है। और उसके बाद उन्होंने ये जो चॉइस है, जो अपना सिर के ऊपर किसी को हिजाब रखना है या किसी को कवर करना है, ये लेडी का अपना चॉइस है, तो इस पॉइंट के ऊपर भी उन्होंने एम्फेसिस दिया है। और तीसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट उन्होंने बोला है कि जो बच्चों की तालीम और एजुकेशन का मामला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और बच्चों की तालीम के लिए हमें ऐसा कोई काम या ऐसी कोई चीज जिसमें उनकी एजुकेशन के ऊपर रुकावट आए, तो उस चीज का उन्होंने एम्फेसिस दिया है कि ऐसा कोई काम जो है उसके खिलाफ है, बच्चे की एजुकेशन के खिलाफ है। जस्टिस गुप्ता का जो आदेश है वो बिल्कुल कानून सम्मत, संविधान के अनुरूप है और वो बिल्कुल जायज है कानून के हिसाब से। हिजाब एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम नहीं है। आज के जजमेंट में जस्टिस गुप्ता ने स्पष्ट अपने जजमेंट में कहा है कि यह एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम नहीं है। दूसरी बात कि इस इस्माइल फारूकी की आड़ में मुस्लिम पक्ष चाहते थे कि मामला संविधान पीठ को जाए। ये भी जो 11 क्वेश्चन है जस्टिस गुप्ता के, उसमें यह फॉर्मुलेट किया गया है और उन्होंने कहा कि इस जजमेंट को, इस केस को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में भेजने की जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि अब आज एक फ्रैक्चर्ड जजमेंट आ गया है, दोनों जजेज ने अलग अलग फैसला दिया और उनका जो ओपिनियन है वो अलग है, इस लिहाज से अब ये लार्जर बेंच को जाएगा। आपने सुना आफ्ताब अली और वरुण सिन्हा को। अब आइए अब आपको बताते हैं कि अब आगे क्या होगा इस मामले में, क्योंकि दोनों जजों का फैसला तो बढ़ गया, तो आगे का रास्ता यह है। अब मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेजा जाएगा। बड़ी बेंच के गठन की अपील की गई है कि एक बड़ी बेंच बनाई जाए, क्योंकि अभी 2 जज थे। बड़ी बेंच में 3 जज, 5 जज हो सकते हैं, 7 जज हो सकते हैं। सीजेआई जो है, मुख्य न्यायाधीश जो है यूयू ललित ही उचित निर्देश देंगे इस मामले में। अभी मामला दूसरी बेंच में ट्रांसफर हो सकता है। बड़ी बेंच में भी केस भेजा जा सकता है। बेंच बनाने का काम खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे। तब तक हिजाब पर बैन बरकरार रहेगा। हाईकोर्ट, कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला अंतरिम तौर पर तब तक लागू रहेगा। स्कूल और कॉलेज में हिजाब पर पाबंदी जारी रहेगी। सीजेआई यूयू ललित अगले महीने रिटायर होंगे। संभव है कि नए सीजेआई ही बेंच का गठन करेंगे या बेंच गठन के बाद सुनवाई पर फैसला होगा। इनमें 1-2 महीने का वक्त भी लग सकता है। सुनिए जरा जो वकील निकल कर आए, वकील हिंदू सेना के थे वरुण सिन्हा, वो क्या कह रहे हैं और इस पूरे मामले पर असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं, दोनों को सुनिए। आज का जो ये फ्रैक्चर्ड मैंडेट है, वर्डिक्ट है, इस वर्डिक्ट में के बाद दोनों जजेज ने इस मैटर को लार्ज में ऑनरेबल चीफ जस्टिस के बेंच में भेजा है टू कॉन्स्टिट्यूट एप्रोप्रिएट बेंच। अब ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो बेंच बनाएंगे वो 3 जजेज बेंच होगी या 5 जजेज बेंच होगी, ये उनका प्रेरोगेटिव है। लेकिन अब हमें इंतजार करना चाहिए कि जो नई बेंच आएगी उसके समक्ष पूरी सुनवाई होगी फिर से, और नई बेंच का जो फैसला होगा उसी फैसले से हाईकोर्ट का जजमेंट प्रभावित होगा। हाईकोर्ट का फैसला लागू रहेगा तब तक जब तक कि जो नई बेंच बनेगी उसका जो फैसला होगा उस फैसले तक हाईकोर्ट का फैसला
फैसला लागू रहेगा और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उसी फैसले से प्रभावित होगा हाई कोर्ट का फैसला। मेरा मानना यह है कि भारत के संविधान में यूनिफॉर्मिटी फंडामेंटल राइट नहीं है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक फंडामेंटल राइट है। मेरी राय में यूनिफॉर्मिटी भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है, प्लुरलिज्म और डाइवर्सिटी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और इक्वालिटी का मतलब यह है कि डाइवर्सिटी को निकाल दिया जाए। अगर भारत के कर्नाटका के स्कूलों में अगर बच्चे स्कूल को जा रहे हैं तालीम हासिल करने की और सिर्फ वो देखेंगे कि एक सिख लड़का टर्बन पहना हुआ, एक हिंदू लड़की सिंदूर या विभूति मंगलसूत्र पहनकर आ रही है और मुस्लिम लड़की हिजाब नहीं पहन रही, तो उन बच्चों की राय में एक मुस्लिम लड़की की इज्जत कम हो जाएगी। और यही बच्चे जो आज स्कूल को जाकर पढ़ रहे हैं वो हमारे भारत का मुस्तकबिल है, वो भारत को आगे लेकर जाएंगे। अगर वो भारत की इस डाइवर्सिटी के खूबसूरती को नहीं देखेंगे तो कैसे भारत को आगे लेकर जाएंगे, कैसे दुनिया के चैलेंजेस का मुकाबला कर पाएंगे। बैन ऑफ हिजाब विल कंटिन्यू। एज यू नो दैट Karnataka Education Act and rule does not permit any religious items inside the class. So we are very clear that no student can wear hijab inside the class. Worldwide, ladies are demanding they will not wear hijab, they will not wear burqa. Even in the countries like Iran and Iraq and countries like Switzerland, etc., ladies are demanding their right to, about particularly wearing hijab and burqa. और आइए अब आपको बताते हैं हिजाब के मामले को लड़ने के लिए देश के सबसे बड़े वकील, जी हां, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े दिग्गज जिन्होंने हिजाब पर दलीलें दी, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, सलमान खुर्शीद हो, लगभग 21 से ज्यादा वकील थे देश के बड़े बड़े जो पक्ष और विपक्ष में थे हिजाब के। देखिए जरा, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हिजाब मामले में दलील दे रहे थे। इसके अलावा वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल इस मामले में थे, सलमान खुर्शीद भी इस मामले में दलीलें पेश कर रहे थे, प्रशांत भूषण ने भी हिजाब के मामले में अपनी बात रखी, डॉक्टर राजीव धवन उन्होंने भी हिजाब पर दलील दी, संजय हेगड़े, लगभग 21 बड़े वकील देश के थे जो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रहे थे, दुष्यंत दवे साहब और इसके अलावा यूसुफ मचाला भी इस मामले में दलीलें पेश कर रहे थे, MR शमशाद भी सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रहे थे, निजाम पाशा ये वो वकील हैं जो सुप्रीम कोर्ट में हिजाब के समर्थन या विरोध में अपना पक्ष रख रहे थे, देवदत्त कामत भी सुप्रीम कोर्ट में पेश हो रहे थे और शुएब आलम, ये देख रहे हैं वकीलों की लंबी चौड़ी पूरी फौज मैं कहूंगा जो सुप्रीम कोर्ट में हिजाब के मामले पर लड़ रही थी। वी मोहाना भी हिजाब के मामले में पैरवी कर रही थी, देश का शायद ही कोई बड़ा वकील बचा हो। आइए मैं आपको बताता हूं मैं कि हिजाब पर जो बहस हुई, जो दलीलें दी गई, तो समर्थन में क्या दलील थी और विरोध में क्या दलील दी जा रही थी, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। बड़ी दिलचस्प दलीलें कोर्ट में दी गई, देखिए जरा, यह आप देख रहे हैं हिजाब के समर्थन में क्या क्या कहा गया। देखिए जरा, हिजाब के समर्थन में कहा गया सभी को अपने धर्म के पालन का अधिकार है, हिजाब से कानून व्यवस्था को खतरा नहीं है, हिजाब एक जरूरी धार्मिक प्रथा है, पगड़ी तिलक पर अगर रोक नहीं है तो हिजाब पर रोक क्यों है। कहा गया सिख पगड़ी पहन के स्टूडेंट जाता है स्कूल में, तिलक लगाकर हिंदू बच्चे जाते हैं, तो फिर हिजाब पर बैन क्यों। हिजाब को पगड़ी जैसी सुरक्षा मिले यह कहा गया, स्कार्फ यूनिफॉर्म का हिस्सा चुन्नी की अनुमति है, हिजाब मुस्लिमों की अंतरात्मा के लिए जरूरी है, यह भी दलील थी। कपड़े के कारण शिक्षा से वंचित करना संभव है क्या, सवाल पूछा गया। कोर्ट धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या नहीं कर सकता क्योंकि कोर्ट ने पूछा कि कुरान क्या कहता है, तो कहा गया आप कुरान की व्याख्या नहीं कर सकते। कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला बहुसंख्यकवादी है, हाईकोर्ट के कारण इस्लाम की गलत धारणा बनी है, यह समर्थन में दलीलें थी। और यहां तक कहा गया कि हिजाब पर बैन के बाद 17,000 छात्राओं ने स्कूल जाना छोड़ दिया। अब देखिए जरा विरोध में क्या दलीलें दी गई। विरोध में कहा गया इस्लामिक देशों में हिजाब का विरोध हो रहा,
हिजाब के खिलाफ सड़क पर महिलाएं उतर आई हैं। स्कूल में ड्रेस कोड जरूरी है, धार्मिक प्रथा जरूरी नहीं है। हिजाब के साथ भगवा पर भी बैन लगाया गया है। 2021 तक छात्रा हिजाब नहीं पहन रही थी, यह भी कोर्ट में कहा गया कि इसके बाद अचानक पहनना शुरू किया। अगर तिलक पर प्रतिबंध लगा तो तिलक की भी अनिवार्यता साबित करनी होगी। और अंबेडकर अनिवार्य चीजों का संरक्षण चाहते थे, ये कहा गया कोर्ट में। बच्चों की तरफ से अचानक हुआ काम नहीं था ये कहा गया। ये जो हिजाब बच्चियों ने पहनना शुरू किया है, इसके पीछे एक साजिश है, एक बड़ी साजिश के तहत पीएफआई की साजिश बताई गई। ये सारी दलीलें कोर्ट में दी गई। आइए अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, और उससे पहले मैं आपको बताऊंगा ये पूरा जो हंगामा हुआ, ये हंगामा आखिर कैसे शुरू हुआ, इस हंगामे के पीछे वजह क्या थी। दरअसल आपको याद होगा कि कर्नाटक में यह हंगामा शुरू हुआ, और कैसे कर्नाटक से यह हंगामा पूरे देश में फैल गया। दरअसल 2021 के आखिरी महीने में हिजाब विवाद की शुरुआत कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुई, और जनवरी आते आते विवाद तेजी से बढ़ गया जब एक सरकारी कॉलेज में मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनकर आने से रोका गया। स्कूल मैनेजमेंट ने इसे यूनिफॉर्म कोड के खिलाफ बताया था। इसके बाद दूसरे शहरों में भी यह विवाद फैल गया। मुस्लिम लड़कियां कॉलेज के फैसले का विरोध कर रही थीं, तो विरोध में हिंदू संगठनों से जुड़े युवकों ने भी भगवा शॉल पहनकर कॉलेज आना शुरू कर दिया। देखते ही देखते कॉलेज में हिंसक झड़प जैसी स्थिति बन गई, जिसके बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। कर्नाटक के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में भी प्रदर्शन शुरू हो गया। मामला कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचा और मुस्लिम महिलाओं ने क्लास में हिजाब पहनने की मांग की। ये याचिका दायर की, कर्नाटक हाईकोर्ट में दाखिल की है याचिका, लेकिन 15 मार्च को कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले में मुस्लिम महिलाओं की याचिका को खारिज कर दिया। अब देखिए कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसले में क्या कहा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा छात्र यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते। स्कूल या कॉलेज को यूनिफॉर्म तय करने का अधिकार है। हिजाब इस्लाम की जरूरी प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं है। इसे संविधान के तहत संरक्षण देने की जरूरत नहीं है। हिजाब विवाद से जुड़ी सभी 8 याचिकाएं खारिज कर दी गई। कर्नाटक हाईकोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 26 याचिकाएं दाखिल की गई थीं। याचिकाकर्ता का कहना था कि हाईकोर्ट ने धार्मिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को देखे बिना हिजाब बैन पर फैसला सुना दिया है, और इसी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट का बटा हुआ फैसला आया है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा मुस्लिम छात्राएं जो हिजाब पहनती हैं वो इस फैसले के बाद क्या कह रही हैं। हिजाब इज वेरी 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 इम्पोर्टेंट। ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हम कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट हम लोग बिल्कुल कंफर्टेबल फील करते हैं। एक तरह से मैं तो प्राउड फील करती हूँ जब हिजाब पहनती हूँ, बुर्का ओढ़ती हूँ। हिजाब हम लोगों के लिए बहुत सेफ है, हमारी बॉडी को सेफ करता है, हमें सेफ करता है, नो प्रॉब्लम। तो ये हिजाब है, ये हमारी सेफ्टी है और ये हमारा राइट है, तो हम इसको पहनेंगे। प्लीज इस चीज को मिक्सअप ना करें, हिजाब को और एजुकेशन को, क्योंकि ये हमारा राइट है। मतलब हिजाब जो है वो तो हमारा राइट है, और वो उस लुक को अलग थोड़ी ना करेगा। जिसको हिजाब पहनना है वो पहने, जिसको हिजाब ना पहनना वो ना पहने। इट इज अ मैटर ऑफ चॉइस। कुरान में साफ साफ ये अल्लाह ताला ने स्टेट करा है हमारे प्रॉफिट से कि वो जाके अपनी मुसलमान बेटियों से, औरतों से और बीवियों से ये कह दें कि वो पर्दे में रहें। लाइक जो हम लोग का बुर्का होता है वो पहने जब भी हम लोग बाहर जाएं, क्योंकि ये हमारी मॉडेस्टी को रिप्रेजेंट करता है। इस मामले को आई थिंक यहीं पर रोक देना चाहिए, और हिजाब जो है वो इट इज अ मैटर ऑफ चॉइस कर देना चाहिए इंस्टीट्यूशंस में भी। और जो गर्ल चाहे वो कर सकती है और जो ना चाहे वो ना कर सकती है। उस पर किसी भी तरह का फोर्स नहीं है, ना उनके टीचर्स का, ना उनके पेरेंट्स का, ना और किसी भी का, किसी भी चीज का। जिस शिक्षण संस्था के अंदर ये नियम बनता है कि साहब हम हिजाब अलाउ नहीं करेंगे, तो मैं तो उन बहनों से कहूंगी कि जहां जिस शिक्षण संस्था जो नियम है उसको अकॉर्डिंग को हमें पालन करना चाहिए। पहले ही नियम कायदे कानून पढ़ लेने चाहिए। जो हिजाब का एतराज करता है तो आप हट जाइए, दूसरे कॉलेज स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बच्चे स्कूल कॉलेज जाए तो हिजाब से जाएं। ये अलग बात है कि स्कूल वाले अलाउ नहीं करते हैं तो वो अपने बाहर या एक साइड होकर अपना चेंज कर लेंगे। बच्चियां ओढ़ के घर से जा सकती हैं, वहाँ जाकर उतार के रख सकती हैं, बाकी कोई ऐसे एतराज नहीं है। हम तो अपनी बच्चियों को यही कहते हैं, अदब से जाओ। अदब। स्कूल वालों का एतराज है तो हम लोग बाहर उतार कर बैग में रखकर अंदर चले जाएंगे बच्चे हमारे, लेकिन हम अपने दायरे में अपने घर से तो अपने पर्दे से ही जाएंगे ना। अब आपको बताते हैं कि जैसे ही ये कोर्ट का फैसला आया, बेशक फैसला बटा था, लेकिन नेताओं ने क्या कुछ कहा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज कह रहे हैं
जिन पुरुषों का महिलाओं को देखकर मन मचलता था, उन्होंने ही महिलाओं को हिजाब डालने के लिए मजबूर किया। आवश्यकता तो अपने मन को मजबूत करने की थी, लेकिन सजा महिलाओं को दी गई। उनको सिर से लेकर पांव तक ढक दिया गया। यह सरासर नाइंसाफी है। पुरुष अपना मन मजबूत करें और महिलाओं को हिजाब से मुक्ति दें। कपिल सिब्बल ने लिखा, हिजाब बैन की मांग करना एक लैब एक्सपेरिमेंट है। अगर यह कर्नाटक में सफल हो गया तो यह अन्य बीजेपी शासित राज्यों में भी लागू होगा। सरकार को हिजाब बैन पर प्रयोग करने की बजाय मुद्रास्फीति को कम करने, कारखाने का उत्पादन बढ़ाने, गरीबी उन्मूलन, गरीबों के न्याय दिलाने के लिए प्रयोग करना चाहिए। जयराम रमेश ने लिखा, हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट के बटे हुए फैसले का मतलब यह है कि यह मामला आगे भी उस कोर्ट का ध्यान आकर्षित करता रहेगा। राहुल गांधी ने लिखा, हिजाब को शिक्षा के रास्ते में लाकर भारत की बेटियों का भविष्य छीना जा रहा है। आइए अब आपको सुनवाते हैं। लेकिन एक और नगीना है समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान बर। उन्होंने क्या विवादित बयान दिया, जरा वो सुनिए। इस्लाम के अंदर मतलब ये कि जवान बेटियां और जो है वो है औरतों के लिए हिजाब का हुक्म दिया गया है कि वो बापर्दा रहें और बेपर्दा होकर बाजारों में गलियों में न घूमें। इससे चूँकि हालात बिगड़ते हैं, आवारगी बढ़ती है इससे। और आज अगर इसमें कोई पाबंदी लगाई जाती है कि हिजाब की ज़रूरत नहीं है, वो ये कहते हैं, तो इससे समाज को भी न सिर्फ इस्लाम को बल्कि समाज को नुकसान होगा। उत्तर प्रदेश राज्य में कानून व्यवस्था को मेंटेन हम करेंगे, किसी को भी हम अनुमति नहीं देने वाले हैं। हर प्रकार से हमारा प्रशासन अलर्ट है। जिलाधिकारियों को, पुलिस अधीक्षकों को लगातार हम लोग निर्देश दे रहे हैं और हम सतत संपर्क में, किसी भी स्थिति में हम इसको मेंटेन करेंगे। कोई भी व्यक्ति सड़क पर निकल करके इस प्रकार की दंगा फसाद करने के लिए या प्रदर्शन करने के लिए या अनैतिक काम करने के लिए किसी को भी अनुमति नहीं है। लेकिन सोचिए, या हमारे नेता हिजाब पहनने के लिए, मुस्लिम धर्मगुरु हिजाब पहनने के लिए और छात्राएं और लड़कियां हिजाब पहनने के लिए लड़ रही हैं सड़कों पर। लेकिन इसके दूसरी तरफ उलट तस्वीर एक इस्लामिक मुल्क की दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए जरा, हिजाब जला रही हैं महिलाएं, हिजाब जला रही हैं ये महिलाएं। इन पर पाबंदी थी, इन पर जबरदस्ती थी हिजाब पहनने की, तो ये हिजाब जला रही हैं। एक बिल्कुल जुदा तस्वीर। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। महिलाएं प्रोटेस्ट में अपने बाल काट रही। ईरान में दरअसल हिजाब का मकसद होता है बालों को ढकना। एक तरफ हिजाब उतार दिया, हिजाब जला दिए और उन बालों को भी काट दिया जिन बालों को ढकने के लिए यह हिजाब बना है। यह प्रोटेस्ट हो रहा था। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं, हिजाब उतार कर महिलाएं सड़कों पर प्रदर्शन कर रही थी। ये भी ईरान की तस्वीर है, लेकिन हमारे देश में इसके उलट तस्वीर सामने आ रही थी। फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर। ये देख रहे हैं आप प्रोटेस्ट। ये जो सड़कों पर प्रोटेस्ट हो रहा है ईरान का है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर भारत और ईरान दोनों जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, दोनों के प्रदर्शन का फर्क देखिए जरा। आइए, हिजाब पर हंगामा ईरान में भी और भारत में भी। हिजाब के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है ईरान में, भारत में हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है। ईरान में हिजाब उतारने की जंग है, भारत में हिजाब पहनने की लड़ाई है। ईरान में सड़कों पर लड़ाई हो रही है हिजाब उतारने की, देश में हिजाब पहनने की कोर्ट में लड़ाई है। ईरान में हिजाब नहीं पहनना कहा जा रहा है हमारी निजी स्वतंत्रता है, हम नहीं पहनेंगे। देश में कहा जा रहा है ये हमारा धार्मिक हक है, इसलिए हम पहनेंगे। जबकि ईरान इस्लामिक राष्ट्र है। ईरान में हिजाब गुलामी की पहचान बन गया है और भारत में हिजाब को आजादी का प्रतीक माना जा रहा है। ये हमारी आजादी है, ये हमारा अधिकार है, हमारा हक है। दो देश, अब आप समझिए फर्क। आइए अब आपको सुनवाता हूं और सुनिए जरा कि क्या कुछ कह रहे हैं मुस्लिम धर्मगुरु। हिजाब के सिलसिले में अल्लाह ने कुरान की सूरह अहज़ाब और सूरह नूर में मुस्लिम बच्चियों को ये हुक्म दिया है कि जब सर घर से निकलें तो अपना सर कवर कर लें। लिहाजा बच्चियों को हिजाब करने से रोकने का कानूनी भी किसी को कोई हक और इख्तियार हासिल नहीं है। मेरा मानना यह है कि कोर्ट को साफ तौर से ये कहना चाहिए कि भाई धार्मिक मामलों को लेकर हमारे पास मत आओ, ये धर्म का मामला है। संविधान ने इसको क्लियर कर दिया है कि हर आदमी आजाद है अपने धर्म पर अमल करने के लिए, वो उसकी चॉइस है, वो क्या पहनेगा, क्या खाएगा। सब इस्लाम ने या हर धर्म ने इस्लाम के अलावा भी औरत को जो है वो डायमंड समझा है, इसलिए हिजाब में रहने का हुक्म दिया है।
लिहाजा अगर से उसको बादारू पत्थर समझ लेते हैं तो उसको यूं ही सड़क पर छोड़ देते हैं। लिहाजा मैं सुप्रीम कोर्ट से जो उम्मीद करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट जरूर हिजाब के हक में फैसला देगा। अगर आपको ये अनुमति दी जाती है कि आप हिजाब पहन के आइए तो आप ठीक है, आप पहन लीजिए, पर आप मुद्दा मत बनाइए। वहाँ पे तालीम का मुद्दा बनाइए, आप वहाँ पे हिजाब का मुद्दा मत बनाइएगा। कट्टरपंथी लोगों से दूर रहिए और उनकी सोच से भी दूर करिए, उनकी सोच को निकाल दीजिए। स्कूल के अंदर ईसाई भी अपना लिबास पहनकर, मुस्लिम भी अपना लिबास पहनकर, हिंदू भी अपना लिबास पहनकर अगर वो शिक्षा हासिल कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो हमारा संविधान हमें इस बात की इजाजत देता है कि हम अपनी आजादी इख्तियार करते हुए अपने मजहब के हिसाब से अपना कपड़ा इस्तेमाल करें, अपना पूजा पाठ करें, अपनी इबादतें करें। और आइए दूर मत जाइए, अब आपको 80 के दशक में लिए चलते हैं। 80 के दशक में ईरान में कोई हिजाब नहीं पहनता था। जरा देखिए कैसा था ईरान। ये आप देख रहे हैं, ये ईरान की तस्वीरें हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये 80 के दशक की ईरान की तस्वीरें हैं जहां आज हिजाब उतारने पर लड़ाई चल रही है, जहां हिजाब पहनना अनिवार्य है। ये देख रहे हैं, ये सब ईरान की तस्वीरें हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं एक और तस्वीर। ईरान में लड़कियां किस तरह के परिधान, किस तरह के वस्त्र कपड़े पहनती थी, इससे आप अंदाजा लगाइए कि ईरान कहां हुआ करता था और कैसे ईरान पिछड़ गया, ये भी आपको बताऊंगा। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये सारी तस्वीरें ईरान की हैं, यकीन करना मुश्किल है। तो आइए अब आपको बताऊं कैसे जो इतने खुली सोच वाला, खुले विचारों वाला ईरान कैसे इतना बैकवर्ड हो गया। क्या आज हम भारत में भी उसी तरफ खुद को लेकर जा रहे हैं, ये सोचना होगा। देखिए तो ईरान में हुआ क्या, पश्चिमी देशों से ज्यादा आधुनिक हुआ करता था कभी ईरान। आपको बताऊं 1979 से पहले ईरान दुनिया के लिए एक नजीर और उदाहरण हुआ करता था। बहुविवाह की प्रथा नहीं थी यहां, शादी की उम्र थी 18 साल। खुले विचारों वाला समाज था, धार्मिक पाबंदियों से दूर था, महिलाओं की वेशभूषा पर पश्चिमी संस्कृति का असर था। महिलाएं अपने फैसले खुद लेती थीं, अपनी मर्जी के कपड़े पहनती थीं। तब ईरान में औद्योगिकरण और विकास भी बहुत तेज था, क्योंकि वहां का जो राजा था मोहम्मद रेजा पहलवी उदारवादी था, जो पढ़ा लिखा था, धर्मनिरपेक्ष और आधुनिक विचारों वाला था। लेकिन इस्लामिक क्रांति ने ईरान को गर्त में ढकेल दिया। 1979 में मोहम्मद रेजा को सत्ता से बेदखल कर दिया गया। हिंसक प्रदर्शनों के बीच रेजा पहलवी को देश छोड़ना पड़ गया। 14 साल के निर्वासन के बाद अयातुल्लाह खमनेई देश लौट के आया। धार्मिक नेता खमनेई ने सबसे पहले शरिया कानून लागू किया, कई कानूनों को बदला जिसका असर महिलाओं पर पड़ा। बहुविवाह की प्रथा लागू की, शादी की उम्र घटा दी जो पहले 1979 में 18 साल थी। सार्वजनिक जगहों पर औरतों को सिर ढकना अनिवार्य कर दिया, बिना हिजाब घर से नहीं निकल सकते। हिजाब पहनकर ही खेलना भी है, कोई स्पोर्ट्स अगर खेलना। सार्वजनिक जगहों पर बिना हिजाब गुनाह घोषित कर दिया गया। हिजाब न पहनने पर 10 साल की सजा का प्रावधान हो गया। इन बंदिशों के खिलाफ ईरान में आंदोलन होते रहे। नो टू हिजाब, माई स्टेल्दी फ्रीडम नाम से आंदोलन चलते रहे। महसा अमीनी की मौत ने इसमें आग में घी का काम किया। इसलिए महिलाएं मोरल पुलिसिंग के खिलाफ सड़कों पर हैं और ईरान की सड़कों पर डेथ टू द डिक्टेटर जैसे नारे लग रहे हैं। ये बताता है कि ईरान में कैसे बदलाव आया है। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ईरान की फिलहाल स्थिति क्या है। इस प्रोटेस्ट के दौर में कैसे हंगामा हो रहा है, एम्बियंस दीजिए। न सिर्फ ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, हिजाब को लेकर गोलियां चल रही हैं। ये आप देख रहे हैं, महिलाएं भाग रही हैं, इतनी फायरिंग हो रही है, महिलाओं की जान जा रही है, पुरुषों की जान जा रही है, सिर्फ जो हिजाब के विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ये देखिए एक महिला जिसे गोली लगी है जो गिर गई सड़क पर। फुल स्क्रीन लीजिए, एम्बियंस बढ़ाइए इसका। ये आप देख रहे हैं महिला को जो सड़क पर लेटी हुई है। अगली तस्वीर दिखाई दे। ये आप देख रहे हैं महिला जिसकी मौत हो गई प्रोटेस्ट में, वहां महिलाएं पहुंची हैं शोक व्यक्त करने और वहां भी अपने बाल काट रही हैं। देखिए जरा, हिजाब उतारने के लिए ये प्रदर्शन हो रहे हैं। जिन महिलाओं की मौत हुई, जिन्होंने अपनों को खो दिया, उनके आखिरी वक्त में भी जो प्रदर्शन हो रहा है वहां भी महिलाएं देखिए अपने बाल काट रही हैं। तो सवाल यह है, ईरान में हिजाब का विरोध हो रहा है, लेकिन इस विरोध के बीच आपको बताऊं कितनी जानें गई हैं ईरान में, कितने लोगों की मौत हो गई है अब तक हिजाब के विरोध में।
दूसरी तरफ हिंदुस्तान है, हिजाब पहनने को लेकर लड़ाई हो रही है जो अदालत में है, लेकिन ईरान में उतारने पर मौतें हो गई। क्या हम उसी तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं? आज नहीं कल हमारे यहां जो हिजाब पहनने की लड़ाई लड़ रही है, अब से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद क्या यही हिजाब उतारने के लिए लड़ाई करेंगी? 4 सप्ताह से प्रदर्शन जारी है। आपको बताऊं 50 शहरों में ईरान में जोरदार प्रदर्शन हुआ। सरकार का दावा है 50 लोगों की मौत हो गई। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक 154 लोग मारे गए हैं। पुलिस की फायरिंग से 5 लोगों की मौत हुई है, इनमें 2 लड़के और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस मौत की खबर को खारिज कर रही है। 80 से ज्यादा लोग फायरिंग में घायल हुए हैं। 5000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। कई शहरों में इंटरनेट सेवाएं ठप हैं और स्कूल, कॉलेज और दुकानें बंद हैं। फिर भी सरकार पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अब तक ईरान सरकार ने अमेरिका पर आरोप लगाए हैं कि अमेरिका पर लोगों को भड़काने का इल्जाम लगाया जा रहा है। आखिर अमेरिका को करारा जवाब देने की धमकी दी गई है। आइए अब आपको दिखाता हूं, ये जो प्रदर्शन है जो ईरान से शुरू हुआ है हिजाब के खिलाफ, पूरी दुनिया में फैल गया। देखिए मैप आपके सामने आ गया है। कहां कहां प्रोटेस्ट हो रहा है, वॉल पे दीजिए जरा, कहां कहां प्रोटेस्ट हो रहा है ये आप देख रहे हैं। कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको, इंग्लैंड, फ्रांस, स्वीडन, पोलैंड, अफगानिस्तान, इटली, इन जगहों तक हिजाब के विरोध में प्रदर्शन शुरू हो चुका है। आइए अब आपको दिखाता हूं प्रोटेस्ट की तस्वीरें। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये रोम की है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। रोम में एम्बियंस बढ़ाइए। रोम में प्रोटेस्ट हो रहा है। न सिर्फ रोम में, आपको दुनिया के अलग अलग शहरों तक जो प्रोटेस्ट पहुंचा। एक और तस्वीर आइए आपको दिखाने जा रहा हूं मैं। ये प्रोटेस्ट अमेरिका में हो रहा है, स्वीडन में हो रहा है। पेरिस की एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, वहां भी किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है ये देखिए जरा। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। ईरान की महिलाओं के समर्थन में लोग निकले हैं। महिलाएं अपने बाल काट रही हैं। ये तस्वीर पेरिस की मैं आपको दिखा रहा हूं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। रोम में देखिए, ये स्वीडन की तस्वीर। स्वीडन के पार्लियामेंट में आप देख रहे हैं ईरान की महिलाओं के समर्थन में पार्लियामेंट में देखिए किस तरह से बाल काट दिए। ये आप देख रहे हैं। अब देखिए आपको बताता हूं कहां कहां दरअसल हिजाब बैन है दुनिया में। देखिए ये वो देश है जहां हिजाब पर पाबंदी है। नॉर्वे, बेल्जियम, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, नीदरलैंड्स, अफ्रीका, तुर्की, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, जर्मनी और रूस, यहां हिजाब बैन है। लेकिन मैं एक बहुत बड़ी बात आपको बताने जा रहा हूं, जिस बात का डर सभी को है, जो ईरान में हालात है, क्या कल यही हालात हिंदुस्तान में नहीं हो जाएंगे अगर हिजाब की इजाजत दे दी गई? सोचने वाली बात है। और अगर जिनको लगता है ऐसा नहीं होगा, उन्हें यह भी सोचना पड़ेगा तो फिर आज ईरान में ऐसा क्यों हो रहा है? दुनिया भर में हिजाब पर हाहाकार है। 15 देशों में हिजाब पहनने पर पाबंदी है। कई और देश हिजाब पर पाबंदी की तैयारी में है, लेकिन दुनिया में ईरान जैसा मुल्क भी है, सोचिए, जो धर्म के नाम पर महिलाओं के खिलाफ तमाम बंदिशें थोपने से परहेज नहीं करते। उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक समझते हैं। इनके सारे नियम, कायदे, कानून महिलाओं के खिलाफ होते हैं। लेकिन अब वक्त बदल गया है। इन मुल्कों में भी आवाजें उठने लगी। ईरान में हिजाब के खिलाफ आंदोलन इसी बात के संकेत हैं कि ईरान में करीब 4 हफ्ते से महिलाएं सड़कों पर हैं। पुलिस से सीधा टकराव हो रहा है। अब तक 150 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, फिर भी आंदोलन थम नहीं रहा। ऐसे में इस बात का अंदेशा भी होने लगा है कि हिंदुस्तान में जो महिलाएं आज हिजाब, नकाब, बुर्के का समर्थन कर रही हैं, एक वक्त के बाद कहीं उनके हालात भी ईरान की महिलाओं जैसे ना हो जाएं। और ऐसा ना हो जाए कि हिजाब, नकाब और बुर्के से आजादी के लिए उन्हें भी इसी तरह सड़कों पर उतरना पड़े। क्योंकि जो परंपरा एक बार शुरू हो जाती है, उस पर धर्म की ऐसी चाशनी चढ़ाई जाती है कि फिर उससे निकलना मुश्किल हो जाता है, जैसा कि ईरान में आज हो रहा है। क्योंकि दुनिया जानती है कि 4 दशक पहले तक ईरान उदारवादी देश था, प्रगति के पथ पर तेजी से दौड़ रहा था। महिलाओं को पढ़ाई लिखाई, घूमने फिरने की आजादी थी, अपनी पसंद के कपड़े पहनने की और अपने फैसले खुद लेने की आजादी थी। लेकिन जैसे जैसे ईरान में कट्टरपंथियों का दबदबा बढ़ा, ये महिलाएं उनके चंगुल में फंसती चली गईं और अब खुली हवा में सांस लेने के लिए इन्हें सड़कों पर आकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। वैसे भी हिजाब का मजहब से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हिजाब की शुरुआत मजहब के हिसाब से नहीं, मौलानाओं के हिसाब से हुई।
बल्कि महिलाओं की जरूरतों के हिसाब से हुई थी। धूप, बारिश, धूल से बचने के लिए इस्तेमाल शुरू हुआ। उस दौर में सऊदी अरब जैसे देश में इस्लाम से पहले इसका प्रचलन था। स्टाइलिश होने की वजह से इसका तेजी से प्रचार प्रसार हुआ। दुनिया भर की मुस्लिम महिलाओं ने इसे अपनाया, जिसके बाद कट्टरपंथियों ने धर्म के साथ इसे जोड़ दिया और महिलाओं को इसे पहनने के लिए मजबूर कर दिया और ऐसा धर्म का मुलम्मा चढ़ाया है कि इससे निकलना अब नामुमकिन सा हो गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर, आईएएस के घर से कैश ही कैश बरामद हुआ है। ये आईएएस कौन है, इनसे तारुफ कराएंगे। पहले तस्वीर देखिए जरा। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रेड की थी, विजुअल प्ले कीजिए। ये आप देख रहे हैं, ये है कैश जो आईएएस के घर से बरामद हुआ है। ये कैश, ये काली कमाई आईएएस ने कैसे बनाई और कैसे जोड़ी, आपको बताते हैं। तस्वीर दिखाता हूं आईएएस की, कौन है वो आईएएस। तस्वीर दिखाई, ये है आईएएस समीर बिश्नोई नाम है। इनके घर पर रेड पड़ी और उसके बाद अगली तस्वीर दिखाई जरा। इनके घर पर जो रेड हुई है वो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये है रानू, ये है जिला अधिकारी, इनके यहां भी रेड हुई है। आईएएस समीर बिश्नोई गिरफ्तार किए जा चुके हैं। रानू, अगली तस्वीर दिखाइए, जो डीएम है उनके घर पर रेड हुई तो घर को सील कर दिया है क्योंकि रानू साहू घर पर नहीं मिली। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं उसके बाद कैसे आईएएस को कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट में पेशी की तस्वीर आप देख रहे हैं। आईएएस समीर बिश्नोई की पेशी हुई है और उसके बाद उन्हें रिमांड पर लिया है ईडी की टीम ने। आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं कितना माल मिला है आईएएस के घर से, कैसे कोयले से पैसा कमा रहे थे आईएएस। अब जरा देखिए, एक आईएएस के घर से करोड़ों मिले, कैसे कोयला, ये देखिए कोयला निकाल रही मशीन और पैसा गिर रहा है। कोयले से आईएएस ने पैसा कमाया, कैसे मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी का एक्शन हुआ आईएएस पर। छत्तीसगढ़ में कई अधिकारियों के ठिकानों पर छापे पड़े हैं। आईएएस समीर बिश्नोई की आवाज से 4 करोड़ कैश बरामद हुआ है। ये आईएएस साहब इसी तरह कोयले निकाल रहे थे और कोयला जब गिर रहा था तो पैसे में तब्दील हो रहा था। लाखों की ज्वेलरी समेत कई दस्तावेज बरामद हुए इनसे। मंगलवार सुबह 5 बजे शुरू हुई थी इन पर कार्रवाई। ईडी ने 12 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा इनके। आईएएस समीर बिश्नोई समेत 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इंद्रमणि समूह के सुनील अग्रवाल भी गिरफ्तार हुए हैं। कोयले की खादानों से कमीशन लेने का मामला, इन पर 25 रुपए प्रति टन कमीशन लेने का आरोप है। ईडी ने आईएएस समीर बिश्नोई से पूछताछ की है। वसूली का आंकड़ा सैकड़ों करोड़ तक हो सकता है। जांच के बाद 1000 करोड़ तक पहुंच सकता है ये आंकड़ा। इसमें शराब, रेत की वसूली भी शामिल है। उसके जुड़ने के बाद आंकड़ा और ज्यादा बढ़ जाएगा। कुछ बड़े नामों का भी खुलासा हो सकता है और बड़े राजनेता, नौकरशाह शामिल हो सकते हैं। राजगढ़ की जिला अधिकारी के सरकारी आवास पर भी छापा पड़ा है। मौके पर मौजूद नहीं थी जिला अधिकारी रानू साहू और ईडी ने सरकारी आवास को उनके सील कर दिया है। रानू साहू को अब ईडी के सामने पेश होना होगा। अब आपके लिए अच्छी खबर, अगर ट्रैफिक जैम की समस्या से जूझ रहे हैं तो अब उड़ने वाली कार आ गई। ये उड़ने वाली कार ट्रैफिक जाम की समस्या से बचाएगी। ये देख रहे हैं आप, ये गाड़ी ठीक इस तरह से उड़ेगी और अगर गाड़ियों का जाम लगा है, जल्दी जाना है तो आप उड़ान भरकर भी जा सकते हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए। आ गई आपके सपने की कार, आप भी भरेंगे हवा में उड़ान। आपका भी सपना होगा कि आपकी कार हवा में उड़ सके, लेकिन अब यह सपना जल्द सच होने वाला है और इसकी गवाही दे रही हैं ये तस्वीरें। दुबई में आपके सपने की असली उड़ान है, जहां कार अब आसमान में चलने की तैयारी कर रही है और इसका सफल ट्रायल भी हो चुका है। अब वो दिन दूर नहीं जब आप हवा में उड़ती कार में सफर कर पाएंगे। घर से ऑफिस तक अब आप आसमान में उड़कर पहुंच पाएंगे। बस टैक्सी बुलाइए और हवा में उड़कर दफ्तर पहुंच जाइए। और आइए अब आपको बताने जा रहे हैं जो उड़ने वाली कार है इसकी क्या खासियत होगी। ये आपके सामने आ गई है, ये कार जो अब उड़ेगी हवा में। दुबई में कार का बहुत सफल ट्रायल हुआ है। अगर आप ट्रैफिक जाम में फंस गए तो ये कार आपको उड़ा कर ले जाएगी। कार ने 90 मिनट तक उड़ान भरी है। अधिकतम स्पीड इसकी 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। इंटेलिजेंस फ्लाइट कंट्रोल कार में लगा हुआ है बाकायदा। 500 किलो वजन तक ये ले जा सकती है अपने साथ। ये पूरी तरह से एक इलेक्ट्रिक कार है।
फ्लाइंग कार में कार्बन उत्सर्जन दरअसल नहीं होता है। प्रीमियम कार्बन फाइबर से बनी हुई ये कार है और फ्लाइंग कार टैक्सी के तौर पर बनाई गई है। इस कार में 2 लोगों के बैठने की सुविधा भी होगी। कम ऊंचाई वाले शहरों के लिए बनी है ये गाड़ी और दुनिया की पहली उड़ने वाली इलेक्ट्रिक कार भी है। ग्लोबल मार्केट में कार की लॉन्चिंग की तैयारी हो रही है, तो आपकी एक टेंशन खत्म हो गई ट्रैफिक जाम में फंसने की। दुबई में इसका ट्रायल पूरी तरह से सफलता से हुआ है। तो एक परेशानी से तो आपको हल मिल गया कि अब ट्रैफिक की समस्या से आप बच सकेंगे, जहां वक्त पर पहुंचना है उतने वक्त में पहुंच सकेंगे। लेकिन आइए अब आपको बताता हूं इस गाड़ी के आखिर फायदे क्या हैं। देखिए इस गाड़ी का फायदा, ऑफिस या घर जाना आसान हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं गाड़ी, ट्रैवलिंग का एक और रास्ता बनेगा। अब तक सड़क से जाते थे, अब उड़कर भी जा सकते हैं। हवाई सफर से समय भी कम लगेगा, ट्रैफिक में फंसेंगे नहीं। ट्रांसपोर्ट के कारोबार में भी इजाफा होगा इससे। रोड पर ट्रैफिक का बोझ कम होगा क्योंकि गाड़ियां बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं। टैक्सी होने से पार्किंग झंझट भी नहीं होगा और प्रदूषण की समस्या से भी निजात मिलेगी। इलेक्ट्रिक कार है ये, प्रदूषण की समस्या से भी निजात मिलेगी, पॉल्यूशन भी कम होगा। ये सारे फायदे होंगे इस उड़ने वाली गाड़ी से। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर। पाकिस्तान में बाढ़ आई थी पिछले दिनों और इतनी बाढ़ आई, इतनी तबाही मचाई, सैकड़ों जानें चली गई और बाढ़ के लिए जो चंदा इकट्ठा किया था पाकिस्तान के नेताओं ने, खबर ये वो सब खा गए। देखिए जरा, बाढ़ का पैसा भी जो दूसरे देशों से आया था वो खा गए। यूनाइटेड नेशंस ने $816 मिलियन दिया था, वो खा गए। एशियन बैंक ने $2.3 बिलियन दिया था, वो भी हजम कर गए। वर्ल्ड बैंक ने $2 बिलियन दिए थे, वो भी लोगों तक नहीं पहुंचा। अमेरिका ने $66 मिलियन दिए थे, वो भी लोगों को राहत के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। यूरोपियन यूनियन ने 30 मिलियन यूरो दिए थे पाकिस्तान को। जर्मनी ने 10 मिलियन यूरो दिए थे और यह वो पैसा था जो पाकिस्तान को दिया गया था। बाढ़ आपदा पर पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की मदद की। बाढ़ के फंड में भ्रष्टाचार के आरोप लगे पाकिस्तान पर। राहत सामग्री में लूट की खबरें भी आई उस दौरान। भ्रष्टाचार को लेकर अमेरिका ने भी पाकिस्तान को चेतावनी दी और इन सब के बावजूद अब अमेरिका ने पाकिस्तान से जवाब मांगा है कि आखिर जो पैसा दिया था वो कहां गया। अमेरिकी विदेश विभाग का यह सख्त बयान सामने आया। अमेरिका के पैसों में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बाढ़ प्रभावितों तक मदद नहीं पहुंची है, ये नेता खा गए। अमेरिका इसकी पूरी जांच करेगा। दान के पैसों में गड़बड़ी पर दुनिया भर में किरकिरी हो रही है। और फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। मैं किसी सत्ता या सरकार या किसी सिस्टम के खिलाफ नहीं हूं। मैं उन लोगों के खिलाफ हूं जो इंसाफ की आवाज दबाना चाहते हैं। मैं उन लोगों के खिलाफ था और हूं और रहूंगा।